नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का तोदी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखिए, अपन बात कर रहे थे बीएससी फर्स्ट ईयर का जो आपका यूनिट नंबर 5 है, जो चैप्टर है आप लोगों का केमिकल काइनेटिक्स, जिसे अपन बोलते हैं रासायनिक बल गतिकी। लास्ट जो क्लास थी अपनी, उसमें अपन लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का सेकेंड स्टेप यानी कि अपन लोगों ने कंप्लीट किया था आप लोगों का समाकलित वेग समीकरण। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को मैंने बताया कि किसी भी ऑर्डर की अपन बात करें उसमें अपन 5 स्टेप की बात करेंगे। पहला स्टेप कौन सा था अपनी, परिभाषा वाला, डेफिनेशन वाला। सेकंड स्टेप क्या था आप लोगों का, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन यानी कि समाकलित वेग समीकरण। और बोलिए तीसरा स्टेप कौन सा होता है अपना, अर्धायुकाल। तो तीसरा स्टेप की अपन अगर बात करें तो वो जो चीज है आप लोगों का वो है हाफ लाइफ, अर्धायुकाल। क्या है, अर्धायुकाल। आप लोग क्या बोल सकते हो इस चीज को, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ। और देखिए आप लोग चाहे कोई से भी ऑर्डर की बात करो, अगर आप लोगों को हाफ लाइफ निकालना है उस चीज का, तो आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले तो उसकी परिभाषा क्या होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। जैसे अपन बात करें हाफ लाइफ से अपना क्या अभिप्राय होता है, तो किसी भी अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल वह समय होता है जब अभिकारक की सांद्रता अपनी प्रारंभिक सांद्रता से क्या रह जाए, आधी रह जाए। तो उस समय को, उस अभिक्रिया का क्या कहा जाता है, अर्धायुकाल कहा जाता है। और किसी भी कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल अगर अपने को डिटरमाइन करना है, अगर आपको कैलकुलेट करना है, तो आपको पता होनी चाहिए उसकी क्या, समाकलित वेग समीकरण। जो अंतिम अपना जो इक्वेशन था वो आप लोगों का अगर अपन बात करें तो वो इक्वेशन अपने पास में आया था, के बराबर आप लोगों का जो आया 2.303 अपॉन टी, और ये log 10 बेस पे आप लोगों का a अपॉन a माइनस का x, इस तरीके का अपने पास में आया था। देखिए इससे पहले एक स्टेप की बात करें तो वो था अपना क्या, जो आया था 1 अपॉन टी ln a अपॉन a माइनस का x, ये वाला इक्वेशन था लास्ट इक्वेशन। इसी चीज को अगर आप लोग ln को log में लेते हो 10 बेस पे, अगर आप लोग जो है ln को कन्वर्ट करते हो log 10 बेस पे, तो आप लोगों को ये चीज लिखनी पड़ेगी क्या, 2.303 अपॉन क्या, टी। तो यहां से अपन शुरुआत करेंगे कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अगर आप लोग बात करते हो उसके किसकी, अर्धायुकाल की। किसकी बात करनी है अपने को, अर्धायुकाल की। तो देखिएगा आप लोग अर्धायुकाल की अपन बात करें तो अपन क्या लिख सकते हैं कि प्रथम कोटि अभिक्रिया से हम जानते हैं कि क्या, प्रथम कोटि अभिक्रिया के समाकलित वेग समीकरण से हम जानते हैं कि, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण अपने पास में क्या था, k इज इक्वल टू, अब मैंने ln को log 10 पे कन्वर्ट कर लिया है तो वो आएगा आप लोगों का 2.303 अपॉन टी, और ये आप लोगों का log a अपॉन a माइनस का क्या है, x। ये क्या है, समाकलित वेग समीकरण। कौन सी कोटि अभिक्रिया का, प्रथम कोटि अभिक्रिया का। अब अपने को क्या निकालना है इससे, अर्धायुकाल। अर्धायुकाल का मतलब टाइम की बात कर रहे हैं तो t को अपने को यहां लेके आना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगा t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के, और ये हो जाएगा आप लोगों का log a अपॉन a माइनस का क्या हो जाएगा, x। क्या हो जाएगा आप लोगों का, t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के, और log a अपॉन a माइनस का क्या हो गया, x हो गया। अब देखिए अर्धायुकाल के लिए बताइए आप लोग मेरे को t को किस से रिप्रेजेंट करूंगा, t हाफ से। भाई t को कितना लेना पड़ेगा, टाइम को कितना लेना पड़ेगा आप लोगों का, t हाफ लेना पड़ेगा। तो एक चीज मैंने आप लोगों को बताई थी पहले, एक बार आप लोग यहाँ देखिएगा इस चीज को, कि मैंने आपको कहा था कि कोई भी रिएक्टेंट अगर आप लोगों का प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, कोई भी रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो आप लोगों से कहूं कि टाइम t बराबर 0 है और रिएक्टेंट की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, प्रारंभिक सांद्रता अभिकारक की क्या है, स्मॉल a है, तो t बराबर 0 का क्या अभिप्राय होता है, t इज इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि अभी रिएक्शन की शुरुआत नहीं हुई, रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो क्या बताइए आप लोग, प्रोडक्ट बनेगा क्या, नहीं बनेगा। इसका मतलब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को किस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 से। लेकिन अगर मैं आप लोगों से कह दूं t बराबर t डैश टाइम, ये मैंने उस समय भी आप लोगों को बताया था कि ये आपके हाफ लाइफ में काम आएगा। एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूं कि t इज इक्वल टू क्या लेना है,
टी डैश। टी डैश से आपका क्या अभिप्राय है बताइए आप लोग। टी बराबर टी डैश से अपना अभिप्राय है कि नाउ रिएक्शन विल बी स्टार्ट। अब अभिक्रिया क्या हो चुकी है, शुरू हो चुकी है। और अभिक्रिया शुरू होने का मतलब क्या है कि धीरे धीरे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना क्या हो गया है, स्टार्ट हो गया है। अगर मैं ये कहूं कि प्रोडक्ट जो बना उसकी कॉन्सेंट्रेशन x है तो कम किसकी हो गई, रिएक्टेंट की, और क्या कम हो गई, माइनस का x। ये बात आप लोगों को क्लियर है। अब बताइए आप लोग मेरे को t बराबर टी डैश की बजाय अपने को कौन सा समय लेना है, अर्धायुकाल वाला समय। और अर्धायुकाल वाला समय कौन सा होता है, किसी भी अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल वाला समय, इधर देखिए बोर्ड पे जो बोल रहा हूं उसको एक ही शब्द में अपन कंप्लीट करेंगे कि अर्धायुकाल किसी भी अभिक्रिया के लिए वह समय होता है जब अभिकारक की सांद्रता क्या है, A। अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता क्या है, A। वो क्या रह जाती है, अभिकारक की सांद्रता अपनी प्रारंभिक सांद्रता से क्या रह जाती है, आधी। तो प्रारंभिक सांद्रता क्या है, A। तो A का आधा क्या हो जाएगा, A/2। तो यहां अभिकारक की सांद्रता क्या रहेगी, A/2, यानी कि शुरुआत की क्या रह गई, आधी। तो आधी जो बदल गई वो क्या है, x। और इस x की वैल्यू में क्या ले सकता हूं यहाँ पे, A/2। बोलिए क्या ले सकता हूं आप लोगों का, A/2। तो इस चीज को अगर आप लोग साइड में नोट करना चाहो तो आप लोग नोट कर सकते हो। बाकी मैंने पिछली क्लास में भी आप लोगों को ये चीजें बता दी थी। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि t बराबर समय लेता हूं t½ तो बताइए x की वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगी आप लोगों का, A½ हो जाएगी। चीज समझ में आ गई। तो ये वाली चीज अगर मैं आपको इसको इक्वेशन जो भी आप लोगों का लास्ट स्टेप में इक्वेशन आया था उस इक्वेशन में अगर मैं ये वैल्यू क्या करता हूं, पुट करता हूं, तो इधर देखिए t के स्थान पे क्या लेऊंगा, बोलिए t½ उसके बाद में ये वैल्यू आपका रहेगा 2.303 अपॉन क्या रहेगा, k। और उसके बाद में ये log 10 बेस पे आप लोगों का a तो है ही, अपॉन a। और आप लोग मेरे को ये बताइए कि उस समय x का कॉन्सेंट्रेशन क्या रह जाएगा, A/2। क्या रह जाएगा, A/2। तो अगले स्टेप की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो वही बात आप लोगों का यहाँ क्या आएगा, आप लोगों का t½ इज इक्वल टू आप लोगों का 2.303 अपॉन क्या है, k। और ये आप लोगों का log a अपॉन। अब देखिए आप लोग मेरे को एक चीज बताइए, ये a में से मैं क्या घटा रहा हूं, A/2, यानी कि एक a में से आधा a घटा रहा हूं तो कितना रहेगा, हाफ a रह जाएगा। यानी कि कंप्लीट a में से मैं A/2 माइनस कर रहा हूं तो क्या रह जाएगा आप लोगों का, A/2। क्या रह गया आप लोगों का, A/2। आई बात समझ में। तो A/2 को अपन लोग अगले स्टेप में क्या कर सकते हैं, मैथमेटिक्स वालों के लिए ये चीजें बड़ी आसान है। बायो वाले स्टूडेंट इसमें 1-2 मिनट का समय लगा सकते हैं, बाकी मैथ वाले तो इसको सीधा ही क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो देखिए अगर अपन बात करें तो ये 2.303 k और ये log। ऑफलाइन क्लासें जब होती हैं तो बच्चे बायोलॉजी वाले मेरे से ये पूछते हैं कि सर ये 2 ऊपर कैसे चला गया, ये 2 ऊपर कैसे चला गया। तो इसकी अगर अपन लोग बात करेंगे तो देखिएगा आप लोग, ये 2 अगर आपका यहाँ जाता है 2 और ये क्या रहेगा आप लोगों का a। आई बात समझ में। तो इस चीज की अगर अपन लोग बात करेंगे तो देखिएगा आप लोग, इधर अगर अपन बात करते हैं A/B C/D। भाई अगर आपके पास में ऐसी कोई चीज होती है A/B और C/D तो अपन क्या करते हैं, A और D को मल्टीप्लाई करते हैं और B और C को मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा करते हैं ना मैथमेटिक्स में। तो बस कुछ नहीं है, आप लोग यहाँ पर भी क्या है, इसको 1 से डिवाइड कर दीजिए। आई बात समझ में। इसको अपन क्या करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 1 से अगर अपन लोग इस चीज को डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा अपना 2a अपॉन क्या आएगा, a। तो a से a क्या हो जाएगा आप लोगों का, कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास में फाइनल इक्वेशन बनेगी आप लोगों का t½ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k। और ये क्या रहेगा आप लोगों का log 2। क्या रहेगा आपके पास में, log 2। और अगर अपन बात करें log 2 की तो बताइए आप लोग log 2 की वैल्यू अपन लोग कितनी लेते हैं, 0.3010। 0.3010 ये वैल्यू लेते हैं अपन लोग किसकी, log 2 की। तो यहाँ वैल्यू आप लोग रख दीजिए t½ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k और log 2 की वैल्यू क्या आ गई, 3010। इस चीज को अगर आप लोग सोल्व करोगे तो t½ इज इक्वल टू आएगा 0.693 अपॉन क्या आएगा, k, जो कि क्या है
प्रथम कोटि अभिक्रिया का क्या है आप लोगों का अर्धायुकाल। तो इस वाली इक्वेशन जो भी आप लोगों की नेक्स्ट इक्वेशन आ रही है, हो सकता है ये इक्वेशन आप लोगों की 3 नंबर आए या जो भी प्रीवियस क्लास में दी है उससे आगे की जो इक्वेशन आएगी, मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर 4, तो ये क्या हो जाएगा उस अभिक्रिया का अर्धायुकाल। क्या हो जाएगा अभिक्रिया का अर्धायुकाल। तो आप लोग इसको अपने हाथ से भी आप लोग कॉपी में नोट कीजिएगा, आप लोग टी हाफ इक्वेशन नंबर 4। नोट कीजिएगा आप लोग, साथ में चलते चलते एक चीज जो मैं आप लोगों को बता रहा था यहाँ पे, उस चीज को आप लोग देखिएगा कि ये चीज कैसे आई। आप लोगों का मैथमेटिक्स वालों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। ए आपका फिर ये a/2 है, तो इसमें देखिए जो भी चीज है आप लोगों का, उसको अगर आप लोग 1 से डिवाइड करते हो तो आंसर क्या आना है, जितना पहले से उतना ही क्या आना है, अपना आंसर आना है। तो इस चीज को मैं क्या मानूंगा, यहाँ पे इस चीज को अपन क्या मानेंगे, a/1 मानेंगे। क्या मानेंगे, a/1 मानेंगे। फिर a और 2 क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई। मैं आपको बता रहा था a/b, उसमें बाय डिफॉल्ट आप लोगों को मैंने थोड़ा अलग बताया था, उस चीज को आप लोग देखिए a/b और ये c। अगर इस तरीके का होता है तो अपन a और d को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं और b और c को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, ये तो अपने को पता है। बाकी देखिएगा अगर मैं आप लोगों का यहाँ पे क्या दे रखा है, आप लोगों को a दे रखा है, तो a को मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो भी क्या आएगा, a आएगा। लेकिन चीजें अपनी क्या हो जाएगी, क्लियर। तो a और 2 तो आपस में मल्टीप्लाई हो गया तो 2a हो गया, और 1 को a से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, a आएगा। अब क्लियर हो गया आप लोगों का। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई थी, अब आपको बिल्कुल क्लियर है कि इस a को अगर मैं 1 से डिवाइड कर दूं तो भी आंसर क्या रहना, वही रहना है। तो a को और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, 2a हो गया, और a को और 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, केवल a हो गया। आ गई बात समझ में। और उसके बाद में a को a से कैंसिल आउट कर दिया तो ये क्या रह गया, log 2। और log 2 रहने का मतलब क्या हो गया, ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि मैथमेटिक्स का अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये न्यूमेरिकल में वैल्यू आपको दी हुई मिलती है, कंप्यूटर में इसकी वैल्यू आप लोगों को दी हुई मिलती है। लेकिन अगर अपन यहाँ बात करें, ठीक है, तो ये अपने से न्यूमेरिकल नहीं पूछा गया है, वो सीधा अर्धायुकाल की बात करेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि log 2 की वैल्यू कितनी होती है। तो log 2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.3010। ये वैल्यू आप पुट करोगे तो इक्वेशन नंबर आएगा आपका 4। क्लियर है। तो ये हुआ आप लोगों का क्या, अर्धायुकाल। इक्वेशन नंबर 4 क्या है आप लोगों का, प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल। लिखिए आप लोग, समीकरण 4 के द्वारा प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का मान दिया जा सकता है। अर्धायुकाल का मान दिया जा सकता है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समीकरण 4 के द्वारा अर्धायुकाल का मान दिया जा सकता है। क्लियर है। अब एक चीज देखिएगा आप लोग इंपॉर्टेंट, उसकी अगर अपन लोग बात करें तो क्या है, देखिएगा आप लोगों को एक चीज मैंने आप लोगों को बताई थी, किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का अगर आपको अर्धायुकाल याद है तो अपना क्या आया था, टी हाफ इज इक्वल टू ए अपॉन क्या आया था आप लोगों का 2k। क्या आया था 2k। वहां पे क्या k क्या था आप लोगों का, रेट कांस्टेंट। दो अपने आप में क्या थी, एक वैल्यू थी। तो फाइनल इक्वेशन आप लोगों का आया था टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन स्मॉल ए। शायद आप लोगों ने इक्वेशन नंबर 5 दिया होगा इस चीज को। कितना इक्वेशन नंबर दिया था, 5 या 7।
आप लोग लास्ट कॉपी में जहाँ पे आप लोगों का जीरो ऑर्डर है उस चीज़ को देखिएगा, तो वहाँ आप लोगों का एक फार्मूला आया था टी हाफ इज इक्वल टू, समानुपाती आया था किसके, आपका ए के। और आप लोग बताइए ए क्या है, प्रारंभिक सांद्रता, ए क्या है, प्रारंभिक सांद्रता, और टी हाफ क्या है आप लोगों का, अर्धायुकाल। और दोनों में क्या है, मैंने वहां लिखवाया भी था आप लोगों को कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए उसका अर्धायुकाल टी हाफ अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल ए के क्या होता है, समानुपाती। अब देखिए आप लोगों को मैंने ये चीज क्यों बताई, क्योंकि प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो अर्धायुकाल आप लोग देख रहे हो, प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो अर्धायुकाल आप लोग देख रहे हो वो क्या आ रहा है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। तो एक बात आप लोग बताइए, के जो है वो यहाँ पे क्या है, रेट कांस्टेंट, के क्या है, रेट कांस्टेंट है। 0.693 अपने आप में क्या है, एक मान ही तो है, एक वैल्यू है, एक क्वांटिटी है। तो बताइए आप लोग यहाँ पे कोई प्रारंभिक सांद्रता या कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है क्या, दो चीजें दिखाई दे रही हैं, एक तो के जो अपने आप में क्या है, कांस्टेंट है, यू कैन से रेट कांस्टेंट, और यहाँ पे 0.693 अपने आप में क्या है, वैल्यू है। जैसे यहाँ पे 2 अपने आप में क्या थी, वैल्यू, इसी तरीके से 0.693 भी क्या है अपने आप में एक वैल्यू। यहाँ पे K0 जो जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट था वो भी एक कांस्टेंट है, और यहाँ प्रथम कोटि अभिक्रिया पढ़ रहे हैं तो आप लोग कह सकते हो K1 वो भी अपने आप में क्या है, एक कांस्टेंट। आई बात समझ में। तो बताइए इस फार्मूले में आपको कहीं भी कोई प्रारंभिक सांद्रता वगैरह दिखाई दे रही है क्या, नहीं दे रही है, और एग्जाम में वो यही क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, समीकरण 4 की सहायता से हम कह सकते हैं कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल टी हाफ अभिकारक अणु की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। देखिए यहां क्या करता है, सीधा प्रोपोर्शनल होता है, क्या होता है, समानुपाती होता है। लेकिन यहाँ ना तो समानुपाती है ना व्युत्क्रमानुपाती है, क्योंकि फार्मूले में अपने को स्मॉल ए दिखाई ही नहीं दे रहा। वो इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि वो है ही नहीं। इसलिए अपन क्या कह सकते हैं कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए उसका अर्धायुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल ए पर निर्भर नहीं करता। तो आप लोग नोट डाल करके इस चीज को मेंशन कर सकते हो। लिखिए आप लोग कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए उसका अर्धायुकाल हाफ लाइफ, उसका अर्धायुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। क्लियर है। ये हुआ आप लोगों का क्या, अर्धायुकाल। नेक्स्ट देखिए, देखिए आप लोग साथ साथ में पढ़ाई करते हो कि नहीं करते हो, इसका अभी आप लोगों को पता लग जाएगा। एक क्वेश्चन आप लोग लिखिए, एक क्वेश्चन आप लोग लिखिए, एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए, एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए, एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए, एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मान, वेग नियतांक का मान, एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मान 2 × 10⁻³ सेकेंड इनवर्स है, सेकेंड इनवर्स है। तो बताइए अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। तो बताइए अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। तो बताइए व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर ए केमिकल रिएक्शन, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज 2 × 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। तो बताइए, सो डिटरमाइन व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
आप लोगों का ऑप्शन ए है आपका शून्य कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया। आपका आंसर बी है प्रथम कोटि अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आपका आंसर सी है द्वितीय कोटि अभिक्रिया, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, द्वितीय कोटि अभिक्रिया। और आप लोगों का आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 4 जो है डी, वो है आप लोगों का थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, तृतीय कोटि अभिक्रिया, तृतीय कोटि अभिक्रिया। क्या है? तृतीय कोटि अभिक्रिया। विचार कीजिएगा आप लोग, अगर आप लोगों की पढ़ाई की हुई है तो जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा उसके साथ में ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन में उसका आंसर छुपा हुआ है, लेकिन ये वही स्टूडेंट बता पाएगा जिसने ढंग से क्लासें ली हैं। ऑप्शन तक का वेट करने की जरूरत नहीं है, मात्र 10 सेकंड में आप लोग इसका आंसर बता सकते हो। बाकी तो आप लोग इसमें 20 मिनट भी लगा दो तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों को जब पता ही नहीं होगा तो सीधा तीर चलाओगे अंधेरे में, कहाँ जा करके लगेगा पता अपने को ही नहीं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको ये लगेगा कि सर इतना आसान क्वेश्चन था क्या। अगर हम तो एग्जाम में न्यूमेरिकल आता 2-2.5 नंबर का तो हम तुरंत इसको छोड़ के आ जाते। इसको न्यूमेरिकल के हिसाब से भी पूछ सकता है, थोड़ा सा चेंज अगर इसमें करेगा तो। बाकी कंपटीशन एग्जाम में आप लोग बात करते हो तो इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अपन क्वेश्चन में लग जाते हैं 10-12 मिनट के लिए, 5-7 मिनट के लिए, और क्वेश्चन में आंसर है वो 20 सेकेंड का होता है, बस अपने को उसको ट्रैक करना होता है। बताइए कौन सी कोटि का? कुछ को लग रहा है कि सर ये 0 ऑर्डर है, किसी को लग रहा है ये फर्स्ट ऑर्डर है, किसी को लग रहा है ये थर्ड ऑर्डर है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इधर देखिए बोर्ड पे आपसे क्या पूछा गया है, आपको क्या दिया गया है? वेग नियतांक। क्या दिया गया है? वेग नियतांक का मान। किसकी वैल्यू दी गई है? रेट कांस्टेंट की। पूछा क्या गया है? अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा गया है। वेग नियतांक देकर के आप लोगों से अभिक्रिया की कोटि पूछी गई है। तो एक स्टेटमेंट मैंने आप लोगों को ये लिखवाया था कि अभिक्रिया की कोटि की अगर आप लोग बात करो तो उसके लिए रेट कांस्टेंट का मान आएगा, वो अलग अलग कोटि की अभिक्रियाओं के लिए क्या आता है? अलग अलग। लेकिन अभिक्रिया के वेग की बात करोगे तो चाहे किसी भी कोटि की अभिक्रिया हो उसकी इकाई हमेशा मोल, लीटर इनवर्स, टाइम इनवर्स आती है, लेकिन रेट कांस्टेंट की इकाई है वो अलग अलग कोटि की अभिक्रिया के लिए अलग अलग आती है। बोले सर हमारे तो फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, तो अब आपको आराम से समझ में आएगा। देखिए शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए बताइए वेग नियतांक की इकाई क्या थी? शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए मोल, लीटर इनवर्स और क्या था आप लोगों का? टाइम इनवर्स। थी कि नहीं थी? K0 की यूनिट शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। और वहां पे आपको एक स्टेटमेंट भी मैंने लिखवाया था कॉपी में कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक K0 की इकाई और अभिक्रिया के वेग की इकाई दोनों का मान क्या प्राप्त होता है? समान प्राप्त होता है। ये मैंने आपको लिखवाया था, बस आप लोगों ने उसको रिवाइज किया तो आंसर आपका आ चुका, नहीं किया तो सोच लीजिए कि अपने को इन चीजों को पढ़ना है और आगे बढ़ना है, तब चीजों को साथ साथ में रिवाइज करना पड़ेगा। अब बताइए आप लोग, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैंने क्या बताया था? रेट कांस्टेंट की यूनिट मैंने आपको बताई थी टाइम इनवर्स। क्या बताई थी? टाइम इनवर्स। बताइए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैंने क्या बताया था आप लोगों को? K2। तो मोल गया ऊपर तो क्या हो गया था वहां पे? मोल इनवर्स। और लीटर इनवर्स ऊपर जाकर के क्या हो गया था? लीटर। और टाइम अपने आप में क्या था? इनवर्स। टाइम क्या था अपने आप में? इनवर्स। इसी तरीके से चौथा ऑप्शन है थर्ड ऑर्डर के लिए अपन बात कर देंगे किसकी? K3 की। तो यहाँ मोल का पावर क्या हो जाएगा आपका? -2। लीटर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। और टाइम अपने आप में हमेशा क्या रहेगा? इनवर्स। तो अब देखिए क्वेश्चन को आप लोग, अगर अपन क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ अगर आप लोगों से 0 ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे तो अगर किसी अभिक्रिया में, अब आपको आंसर समझ में आएगा कि अगर किसी अभिक्रिया में वेग नियतांक की वैल्यू कुछ भी हो लेकिन उसकी इकाई अगर आपको ये दी गई है मोल, लीटर इनवर्स, टाइम इनवर्स, तो वो अभिक्रिया की कोटि हमेशा हमेशा और हमेशा क्या आएगी? 0 ऑर्डर रिएक्शन। आई बात समझ में?
और अगर उसकी वैल्यू केवल टाइम इनवर्स दी गई है, किसकी वैल्यू, रेट कांस्टेंट की वैल्यू, तो चाहे जो कुछ हो जाए लेकिन उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि हमेशा हमेशा और हमेशा कितनी आएगी आप लोगों का, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसी तरीके से अगर किसी अभिक्रिया के लिए रेट कांस्टेंट वेग नियतांक की यूनिट अगर आपको ये दे दी, वैल्यू कुछ भी दे दे, अगर यूनिट उसने ये दे दी तो उस अभिक्रिया की कोटि हमेशा क्या आएगी, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इसी तरीके से वैल्यू कुछ भी दे दे लेकिन उसकी यूनिट अगर ये दे रखी है तो उस अभिक्रिया की कोटि हमेशा क्या आएगी, थर्ड ऑर्डर। क्वेश्चन में आप लोग बताइए, वेट जो रेट कांस्टेंट है, वेग नियतांक, उसका मान आपको यहाँ पे 2 × 10⁻³ कुछ भी दे दे, कोई भी वैल्यू दे दे, लेकिन उसकी इकाई क्या दे रखी है, सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स का मतलब क्या है, टाइम ही तो है। तो अभिक्रिया सेकेंड में हो, मिनट्स में हो, आवर्स में हो, डेज में हो, लेकिन वो हो क्या गया अपना एक टाइम इनवर्स। तो ये क्या है, सेकंड इनवर्स। और सेकंड इनवर्स किसकी यूनिट होती है, टाइम इनवर्स किसकी यूनिट होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। तो आपको कहीं इस चीज को सोल्व करना ही नहीं था, आपको सीधा क्वेश्चन में क्या देखना था, उसकी इकाई क्या है, बस यहां आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। आप सेकंड इनवर्स अगर आपको पता लग गया तो तुरंत वैल्यू क्या हो गई उसका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वहीं अगर मैं आप लोगों को इसको सेकंड इनवर्स नहीं दे करके अगर मैं बोल देता मोल लीटर इनवर्स और आपका क्या है टाइम इनवर्स, तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। यहां क्या दे रखा है मतलब नहीं है, अपने को ये चीज देखनी है कि यहाँ इसकी यूनिट क्या देख रही है, यूनिट क्या मिल रही है। यूनिट देखते ही आप लोग क्या दे दोगे उसका आंसर, अगर इसकी यूनिट में ये देता तो आंसर क्या हो जाता आप लोगों का, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर मैं यूनिट इसकी ये दे देता भाई, टाइम इनवर्स की जगह मैं मिनट इनवर्स दे देता तो भी क्या हो जाता, सेकंड ऑर्डर। और अगर मैं यहाँ पे टाइम की जगह आवर्स दे देता आप लोगों को तो भी ये रिएक्शन कौन सा होता, अगर ये यूनिट होती तो आंसर क्या होता अपना, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करना रहता है, सोल्व करना रहता है। बड़ी आसान सी चीजें हैं, बशर्ते अपने को इस चीज को रेगुलर रिवाइज करें और पढ़ें और पूरी तरीके से एकाग्र रह करके तैयारी करें, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग आंसर का भी वेट करोगे नहीं, ऑप्शन का भी वेट नहीं करोगे, आप लोग तुरंत क्वेश्चन के साथ आप लोग आंसर दे दोगे। बाकी एग्जाम में बैठे बैठे 3-3 घंटे तक बच्चे लिखते ही रहते हैं, भाई नंबर आते हैं कितने, 1.5, 2, 2.5, तो अपने को उनमें नहीं आना है। तुरंत आंसर देखते ही, तुरंत क्वेश्चन देखते ही उसमें आंसर में ऑप्शन में जाने की जरूरत ही नहीं है। इतनी कैपेबिलिटी अगर अपने में आएगी तो अपन उसमें क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे का जो अपना चौथा स्टेप जो है आप लोगों का आरेख का, भाई मैंने आप लोगों को बता रखा है कि चाहे कोई सी भी कोटि की बात करो, अपन 5 स्टेप की बात करेंगे। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन, उसके बाद में नंबर 2 अगर अपन बात करेंगे उसका समाकलित वेग समीकरण, नंबर 3 अर्धायुकाल जो कि अपन लोगों ने आज बात की है, और चौथी अपन बात करेंगे उसके आरेख की, और 5वीं बात अपन करेंगे किसके, उसके एग्जाम्पल की। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया में जो 3 चीजें मैंने आपको बता दी है, परिभाषा, समाकलित वेग समीकरण और उसका अर्धायुकाल। चौथी और 5वीं चीज अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद।